कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया? परिशिष्ट 8 में बाबा साहब बताते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में शासक वर्ग था। जापान में 19वीं शताब्दी के 8वें दशक के पूर्व शासक जातियां थीं। जब जापान ने अपने संविधान को आधुनिक रूप देने का फैसला किया, इन दोनों देशों के शासक वर्ग ने महसूस किया कि यह राष्ट्रीय संकट की घड़ी है। इसलिए उन्होंने अपने पुराने अधिकारों और विशेषाधिकारों को त्यागने का निर्णय किया ताकि कुलीन तंत्र से सहज रूप से लोकतंत्र में संक्रमण हो सके, लोकतंत्र अपनाया जा सके। फ्रांस में जब क्रांति की अंगड़ाई ली और जनता ने शासक जातियों से समानता की मांग की, तो शासक जातियों ने स्वेच्छा से सत्ता और अधिकार छोड़कर अपने को जनता में शामिल कर लिया। जब स्टेटस जनरल को बुलाया गया, उस समय जो हुआ उससे ये स्पष्ट है। कॉमन्स के 600 प्रतिनिधि थे तथा पादरियों और सामंतों के प्रत्येक के 300 थे। प्रश्न ये उठा कि 1200 सदस्य कैसे बैठेंगे, बहस करेंगे, मतदान करेंगे। कॉमन्स ने आग्रह किया कि सभी पक्ष एक चैम्बर में एकत्र हों, एक मत के आधार पर मतदान करें। पादरियों तथा सामंतों ने इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने का अर्थ होता अपनी अमूल परंपराओं और सुविधाओं का परित्याग करना। तब भी उनमें से अधिकांश ने कॉमन्स की मांग को स्वीकार कर ली और फ्रांस को स्वतंत्रता, समानता और भारतत्व पर आधारित संविधान दिया। जापान के शासक वर्ग ने वर्ष 1855 से 1870 के दौरान सामंतशाही को त्याग कर वर्तमान शासन पद्धति अपनाई। वहाँ शासक वर्ग फ्रांस के शासक वर्ग की अपेक्षा अधिक देशभक्त था। जैसा जापान के इतिहास का विद्यार्थी जानता है, जापानी में 4 वर्ग थे। नंबर 1 दमियो, दूसरा समुदायी, तीसरा हेमिन अथवा जनसाधारण तथा चौथा था ईटा अथवा बहिष्कृत। इन जातियों की सीढ़ी दर सीढ़ी ऊंचे नीचे वर्ग थे। सबसे नीचे ईटा थे जो हजारों की संख्या में थे। उससे ऊपर हेमिन थे जो 2.5-3 करोड़ थे। हेमिन से ऊपर समुराई थे जिनकी संख्या 20 लाख थी, जिनके हाथों में हेमिनों का जीवन मरण बंध था। उससे ऊपर दमिया अथवा बड़ी जागीर वाले सामंत थे जिनका नीचे के तीनों वर्गों पर पूर्ण शासन था। उनकी संख्या 300 थी। दमिया और समुराई लोगों ने समझ लिया कि जब तक वर्गवाद को तिलांजल नहीं दी जाएगी, सभी को समानता और समान नागरिकता देना और समान सामंतवाद को त्याग देना संभव नहीं है। तदनुसार दमिया लोग जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे और राष्ट्रीय एकता में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते थे, अपनी सुविधाओं का परित्याग करने के लिए आगे आए और सब साधारण में शामिल हो गए। 5 मार्च 1869 को उन्होंने सम्राट को जो ज्ञापन दिया इस प्रकार था, इन्वर्टेड कामे में, हम जिस भूमि पर रहते हैं वो सम्राट की है। जो अनाज हम लोग खाते हैं सम्राट के आदमियों द्वारा पैदा किया जाता है। जो हम किसी जायदाद को अपने कैसे कह सकते हैं। अब हम स्वेच्छा से अपनी संपत्ति सादर समर्पित करते हैं
और हमारे समुराई तथा जनसामान्य भी आपसे अनुरोध करते हैं कि सम्राट उन लोगों को संपत्ति देने की कार्रवाई कराएं जिन्हें वास्तव में संपत्ति मिलनी चाहिए, और उन्हें दंडित करें जो उस संपत्ति को रखने के अधिकारी नहीं हैं। शासन विभिन्न वंशों और जातियों की भूमि संपत्ति का हस्तांतरण करने और वर्तमान सांचे में ढालने के लिए आवश्यक आदेश जारी करे। दीवानी एवं दंड संहिता और सैनिक कानूनों में एक रूपता ला करके युद्ध आयुधों का निर्माण हो। साम्राज्य के सभी कार्यकलाप सम्राट को सौंप दिए जाएं। इन्वर्टेड कॉमा बंद। जापान में शासक वर्ग की तुलना भारत के शासक वर्ग से कैसे की जा सकती है? प्रश्न चिन्ह लगाते हैं बाबा साहब। यह पूर्णतया इसके विपरीत है। दुर्भाग्य से अभी भारत में शासक जातियों द्वारा शासक जातियों का जुआ उतार फेंकने का इतिहास नहीं लिखा गया है, परंतु उन्हें इस विषय का ज्ञान है। वो जानते हैं कि भारत में शासक वर्ग भारतीय स्वतंत्रता की बलवेदी पर ऐसा बलिदान करने का संकल्प नहीं कर सकता। राष्ट्रीयता के नाम पर अपनी सुख सुविधाओं का परित्याग करने के बजाय भारत का स्वतंत्र वर्ग भारत का शासक वर्ग अपनी सुख सुविधाओं को स्थायी बनाए रखने के लिए हर तरीका अपनाता है। वह जो हथियार अपनाता है उसमें पहला है राष्ट्रीयता का नारा। जब कभी शोषित वर्ग के लोग सरकारी सेवाओं में, कार्यपालिका में, विधायिका में आरक्षण की मांग करते हैं तो शासक जातियां राष्ट्रीयता खतरे में है की दुहाई देते हैं। कहते हैं ये आरक्षण क्या भला है। इस संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि उसे हीला हवाली से टालना चाहते हैं, जबकि शासक जातियां शासित जातियों के अपना अस्तित्व बनाए रखने के संघर्ष को दबा नहीं पाएंगी। आरक्षण की मांग कोई पाप नहीं है और न ही कोई अनुचित मांग है। शासक जातियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है वो इसकी भर्त्सना करने और इसका माखौल उड़ाने का मौका नहीं चूकते। लोगों से कहा जाता है कि यदि हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो हमें राष्ट्रीय एकता बनाए रखनी चाहिए और सरकारी सेवाओं में, कार्यपालिका में तथा विधानसभाओं में आरक्षण आदि राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल हैं। इसलिए जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें इस प्रकार के आरक्षण की मांग का डटकर विरोध करना चाहिए। भारत के शासक वर्ग की मनोवृत्ति भारत की शासक जातियां जापान के शासक जातियों से पूर्णतया विपरीत दृष्टिकोण रखती हैं। यह तो राष्ट्रीयता के नाम पर दुरुपयोग करना है। शासक जातियों को उसके दुरुपयोग का कोई पश्चाताप भी नहीं है। शासक जातियों ने जो दूसरा तरीका अपनाया है वह है शासक जातियों के कुछ प्रतिष्ठित सदस्य इस हद तक पहुंच गए हैं कि उन्होंने शोषित जातियों की मांग को बकवास और हास्यास्पद बताते हुए प्रचार करने के लिए कटाक्षपूर्ण व्यंग्यात्मक परौड़ी लिखी। डॉक्टर आर.पी. परांजे जो ऑस्ट्रेलिया में नए हाई कमिश्नर बनाकर भेजे गए थे, उन्होंने परौड़ी लिखी थी जो आधुनिक उदारवाद का दम भरते हैं। उन तक ये न बना कि वो अपने मनोभावों को दबा पाते। वो इतना घटिया माखौल करने के बाज नहीं आए। सभी परौड़ियों में ये सबसे तीखी है। जब उनकी ये रचनाएं छपी तो इससे शासित जातियों में बहुत क्षोभ फैला। शासक जातियां मेहनतकश जातियों की मांग का विरोध करने के लिए जो दलील देते हैं
उसका आधार कार्य क्षमता का सिद्धांत बताया जाता है। उसे देशभक्ति का रंग देने के लिए शासक जातियां कहते हैं कि भारत का उद्देश्य राजनीतिक ढांचा बनाए रखना होना चाहिए और ये तभी हो सकता है जब सत्ता के क्षेत्र में श्रेष्ठतम व्यक्तियों को रखा जाए। इस तर्क से विदेशी प्रभावित हुए लगते हैं और इसी कारण वो आरक्षण का विरोध भी ना करें पर उनकी आलोचना अवश्य करते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि इस तर्क का औचित्य जांचा परखा जाए और जो लोग ये तर्क देते हैं कि उनकी मनोभावना क्या है इसका पता लगाया जाए। इस सिद्धांत पर किसी को कोई आपत्ति नहीं कि योग्यतम व्यक्ति की जगह उससे कम योग्य व्यक्ति को और साधारण योग्यता के व्यक्ति की जगह बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति को ना लगा दिया जाए। परंतु ऐसा तर्क भारतीय इतिहास की घटनाओं पर दृष्टिपात करने की पूर्णतया निरर्थक सिद्ध होता है, क्योंकि भारतीय इतिहास के अनुसार जो योग्यतम व्यक्ति चुना जाता है वो शासक जातियों में ही संबंधित होता था। शासक जातियों के विचार से ये सिद्धांत बहुत ठीक था, परंतु क्या वह सिद्धांत मेहनत का समुदाय के दृष्टिकोण से ठीक कहा जा सकता है? क्या श्रेष्ठ जर्मन व्यक्ति फ्रांसीसियों के लिए भी श्रेष्ठ हो सकता है? क्या तुर्क यूनानियों के लिए श्रेष्ठ हो सकता है? क्या कोई पोलैंडवासी यहूदियों के लिए श्रेष्ठ हो सकता है? इन प्रश्नों का सही उत्तर मिलने में कोई संदेह नहीं हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देते समय दो बातें की अनदेखी नहीं की जा सकती है। पहली बात तो यह है कि महान व्यक्ति नेक दिल भी हो, यह आवश्यक नहीं। दूसरी बात यह है कि वो व्यक्ति संवेदनहीन मशीन नहीं होता। महान व्यक्तियों पर भी ये बात लागू होती है। कुछ के प्रति उनकी सहानुभूति, दूसरों के प्रति घृणा द्वेष होता है। उस पर जाति सहानुभूति एवं वर्गीय द्वेष भाव करने का दोषारोपण किया जा सकता है। इन बातों पर ध्यान देने से प्रकट होता है कि शासक वर्ग से संबंधित श्रेष्ठ व्यक्ति मेहनतकश वर्गों की दृष्टिकोण से बहुत निकृष्ट हो सकता है। मात्र कार्य क्षमता को ही कसौटी नहीं माना जा सकता है। इसे ही कसौटी मान लिया जाए तो परिणाम यही होगा कि फ्रांस के मामले को जर्मन देखेंगे और तुर्कों के रूस और चीनियों के मामले को जापानी देखेंगे। जो लोग अच्छी सरकार के बारे में खाली कार्य क्षमता को तूल देते हैं वो फ्रांसीसियों, तुर्की और चीनियों से इस बारे में बात करें और पूछें कि इस बारे में उनके क्या विचार हैं और उनके परिपालन के क्या परिणाम सामने आएंगे। एक भोंदू व्यक्ति भी अंदाज़ा लगा सकता है कि इसका क्या उत्तर होगा। मुझे विश्वास है कि इस सिद्धांत की खिचड़ी ऐसी पकेगी कि वो एकदम बकवास होगी। भारत में इस सिद्धांत कैसे लागू हो सकता है? भारत में ये सिद्धांत कैसे लागू हो सकता है जहाँ शासक जातियाँ और मेहनतकश जातियों का अंतर वैसा ही है जैसा फ्रांसीसी और जर्मन, तुर्क और रूसियों और चीनियों और जापानियों के बीच है। वास्तविकता तो यह है कि भारत में स्वार्थलिप्त शासक जातियों को ये ख्याल ही नहीं है कि खाली कार्य क्षमता का सिद्धांत कितना बेहुदा है
और समझती हैं कि वो अपनी मर्जी का कानून बना सकती हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि मेहनत कश जातियों का इस मामले में क्या विचार है। साथियों, आज की जानकारी बस इतनी ही। ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।